students, this is day 2 of some basic concept of chemistry. Today we will start from atomic hypothesis. So there are different atomic hypotheses. So first we will take Dalton's hypothesis. So according to Dalton's hypothesis, we can say, if we write the main points of this hypothesis, each element is composed of extremely small particles called atoms. So हम बोल सकते हैं कि हम कोई भी मैटर ले लेंगे, स्पेशली एलिमेंट्री कंपाउंड जो हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, तो वो आइडेंटिकल इन्यूमरेबल पार्टिकल से बना है जो बहुत ही छोटे हैं, जिसको हम एटम्स बोलेंगे. सो ईच एलिमेंट is composed of innumerable extremely small particles known as atom. ओके, अब ये जो एटम्स हैं वो जब एलिमेंट्स कंबाइन होंगे केमिकली तो वो पार्टिसिपेट करते हैं. सो दीज एटम्स पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन. तो जो कोई भी एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो रहा है दूसरे एलिमेंट के साथ, तो वो ये जो एटम्स हैं वो उनके पार्टिसिपेट करते हैं. ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट पोसेस डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ओके, नाउ व्हाई दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस लेटर व्हेन वी विल स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर. लेकिन आपने पढ़ा भी है कि जो हर एक एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं. हाँ, कई बार एटॉमिक मास सेम हो सकता है, लेकिन अगर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे तो वो डिफरेंट होंगे. ओके, सो वी कैन राइट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स possess different properties including different mass. Including different mass. मतलब हम बोल सकते हैं कि जब हम ऐसे एलिमेंट्स ले लेंगे जिनके एटॉमिक मास इक्वल है, जिसको बोलेंगे हम आइसोबार, तो आइसोबार के केस में ये डाल्टन हाइपोथेसिस है वो वैलिड नहीं है. ओके, लेकिन यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तब ये जो एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैं जिनके मास इक्वल है, दैट इज आइसोबार, उनके बारे में नॉलेज नहीं था. ओके, नाउ व्हेन एटम्स हम लेंगे तो उससे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स हाइपोथेसिस. सो वी कैन से एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते हो. एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल ओके. सो ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा, जब केमिकल कॉम्बिनेशन होंगे तब एटम्स ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, so during chemical combination atoms neither
created nor destroyed. Okay. अब हम जब कोई भी कंपाउंड ले लेंगे तो उसमें जो काइंड ऑफ एटम्स है वो सेम रहेंगे. सो in a given compound, or we can say when any compound is formed, the relative number of kinds of atoms are constant. चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2 gives 2NH3. ओके, तो जब नाइट्रोजन एलिमेंट हाइड्रोजन एलिमेंट्री सब्सटेंस के साथ कंबाइन होगा तो वो एमोनिया मॉलिक्यूल बना रहा है. अब जब आप एमोनिया मॉलिक्यूल में देखेंगे तो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन जो एटॉमिक रेशियो है वो है 1:3. तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओके, ऐसा नहीं है कि हम ये रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका फॉर्मूला N10H15 हो जाएगा. इट इज नॉट लाइक दैट. तो जो उसमें सिंपलर फॉर्म है वो तो NH3 ही रहेगा. हाँ, उसका कोफिशिएंट चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी वी सिलेक्टेड. ओके, अब जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है, मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस है, ये जो मॉडर्न एटॉमिक हाइपोथेसिस में हमने एटम्स हैं उनको हमने इंडिविजुअल नहीं माना है. ओके, तो क्या होगा? एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिवाइसिबल. एटम्स इज नो लॉन्गर considered to be indivisible. तो उसके लिए हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या होता है कि हम जो एटम्स हैं उसको ब्रेक कर सकते हैं, उसमें कोई अलग पार्टिकल्स ऐड भी कर सकते हैं. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज वी हैव 92 यूरेनियम 235 और उसके ऊपर हम बॉम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन. अब न्यूट्रॉन तो फंडामेंटल पार्टिकल है, तो क्या होगा कि 92 यूरेनियम 236 फॉर्म हो रहा है. तो आप देखेंगे हमने जो एटम है उसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन को इंसर्ट किया. तो उसके कारण क्या हुआ कि एटम है वो अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है. ओके, एक रिएक्शन है कि अगर हम ये जो 92 यूरेनियम 236 फॉर्म हो रहा है वो फर्दर स्प्लिट भी हो सकता है इन डिफरेंट एलिमेंट्स. ओके, so in fission reaction we will study say average, I will write number of neutrons. तो आप देखेंगे तो जो एटम है वो डिस्ट्रॉय होके 2 एलिमेंट्स में स्प्लिट हो गया. ओके, तो जो मॉडर्न हाइपोथेसिस है उसके मुताबिक जो डाल्टन्स में लिखा गया था कि एटम्स आर इनडिवाइजिबल अनडिस्ट्रक्टिबल, तो ऐसा नहीं है. ओके, हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं, ये मॉडर्न हाइपोथेसिस है. दूसरी बात कि जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस था उसमें हमने एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक ही एलिमेंट है उनके जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट हो सकते हैं. ओके, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
may have a different mass. Okay, so if I write O16, O17, O18, तो आप देखेंगे कि हर एक के लिए जो सिंबल है वो तो एक ही है, O दैट इज ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे जो न्यूमरल है वो हम आगे पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट है। वो शो करता है व्हाट मास ऑफ न्यूक्लियस इज दैट। ओके, तो वो हमें अलग अलग मिल रहे हैं। ओके, मैंने आगे भी बताया था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may have same mass. Okay, for example, calcium 40, argon 40. Okay, तो इनके मास सेम है। Another example we can take oxygen 18. ओके, ऑक्सीजन 18 के साथ हम ले सकते हैं फ्लोरीन 18 से। ओके, तो ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनके एटम्स हैं उनका मास इक्वल मिल रहा है, उनको हम बोलते हैं आइसोबार। ओके, नाउ एटम्स इज नो लॉन्गर indestructible and during nuclear reaction fraction of atom is converted into energy. ओके, तो जैसे कोई एटम है जिसको हम बोल देते हैं ए, जेड ए, ई जेड है, सॉरी सिंबल इज ई जेड ए, जिसको हम न्यूक्लियड बोलेंगे, और उसके ऊपर हम कोई पार्टिकल है बॉम्बार्ड कर रहे हैं, तो जो हमें एलिमेंट्स डिफरेंट मिल रहे हैं, या फिर ये जो Z है वो चेंज हो रहा है, मतलब उसमें x नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है, तो हमें जो न्यू एलिमेंट मिल रहा है E2, तो उस वक्त पे ये दोनों का जो मास हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो हमें इक्वल नहीं मिलता है, वहाँ पे कुछ डिफेक्ट रहती है जिसको बोलेंगे हम मास डिफेक्ट, और ये जो मास डिफेक्ट है वही कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, तो क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन mass is destroyed and it is converted into energy. Okay, now next is Avogadro hypothesis. Avogadro hypothesis is applicable to only gases. The statement is under identical condition of temperature and pressure, the number of molecules in the equal volumes of different gases are always same. अब ये जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए हम एक इक्वेशन का हेल्प लेंगे, वो है PV इज इक्वल टू nRT। ओके, तो ये गैस इक्वेशन है जिसमें जो P है वो शो करता है प्रेशर ऑफ गैस। यूजुअली जो प्रेशर है वो रिप्रेजेंट करेंगे हम इन टर्म ऑफ एटमॉस्फेयर और इन टर्म ऑफ बार। V रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ गैस, which is expressed usually in term of liter, and represent quantity of gas,
जिसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ मोल। R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो जब हम प्रेशर मेंशन करेंगे एटमॉस्फेयर में तब उसका वैल्यू होता है 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और T है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बट ऑब्वियस इट विल बी इन टर्म ऑफ केल्विन। चलिए अब हम मैथमेटिकली देख लेते हैं, फिर हम प्रूव करेंगे इन मोल कंसेप्ट। सो PV इज इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन को हम लिखते हैं फॉर 3 डिफरेंट गैसेस नेम्ड एज A, B एंड C। तो गैस A के लिए इक्वेशन हो जाएगा PAVA इज इक्वल टू NARTA। फॉर B इट विल बी PBVB इज इक्वल टू NBRTB। फॉर नेक्स्ट गैस इट विल बी PCVC इज इक्वल टू NCRTC। ओके, चलिए अगर हम आइडेंटिकल कंडीशन ले लेंगे टेम्परेचर और प्रेशर की, तो आइडेंटिकल कंडीशन of temperature and pressure is given. So we can say here PA is equal to PB is equal to PC is equal to P and TA is equal to TB is equal to TC. Say it is equal to T Kelvin. Okay. Along with this, we are given equal volume of different gases. So here volumes are also equal. If we check the statement, then it is written in this manner: under identical condition of temperature and pressure, the equal volumes of different gases always contain equal number of molecules. Okay, तो हम वॉल्यूम भी सेम ले रहे हैं, तो वॉल्यूम्स इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC से इज इक्वल टू V लीटर। ओके, तो अगर हम ये इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे और एवरी गैस, तो हो जाएगा PV इज इक्वल टू NART। फॉर गैस P इट विल बी PV इज इक्वल टू NBRT एंड फॉर थर्ड गैस इट विल बी PV इज इक्वल टू NCRT। अगर हम सभी में मोल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा Na इज इक्वल टू PV बाय RT। सिमिलरली NB इज PV बाय RT एंड NC इज PV बाय RT। तो हम क्या बोल सकते हैं कि Na इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू NC। ओके, तो हमने अभी टेम्पररी ये जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव किया, फिर हम आगे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे जिसमें एवोगैड्रो जो हाइपोथेसिस है उसको इंक्लूड करेंगे। ओके, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो है सिर्फ गैसियस कंपोनेंट के लिए, तो उन्होंने एक रिलेशन भी शो किया था कि अगर हम कोई भी गैस ले लेंगे, मान लीजिए कि उसका मॉलिक्यूलर मास है m, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है वो होता है ट्वाइस ऑफ इट्स वेपर डेंसिटी। D। ओके, तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी मेरे दिमाग में आ गया कि ये एक रिलेशन उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, सो आई एम राइटिंग द सेम हियर। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक, एंड इट इज atomic mass। and gram atomic mass। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एक छोटे से टॉपिक से, देन वी विल मूव टू एटॉमिक मास। ओके, तो जब कभी भी हम किसी भी एलिमेंट के एटम को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए एक सिंबल यूज करेंगे, वो है EZA। सो हियर जो Z है
वो रिप्रेजेंट करता है, Z है, इसको बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर, और ये जो A है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। नाउअडेज उसको हम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। जब हम स्टडी करते हैं रूटीन केमिस्ट्री तो हम उसको एटॉमिक मास भी लिख सकते हैं। ई है वो है सिंबल ऑफ एलिमेंट। So usually we will represent atom of any element by such a notation. This notation is known as nucleid. So it is called nucleid. Okay. So ये जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है? It is always equal to number of protons present in the nucleus. ये जो एटॉमिक मास नंबर है वो होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा Z इज इक्वल टू P, और हम टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को N से रिप्रेजेंट करेंगे तो एटॉमिक मास नंबर A हो जाएगा P प्लस N, और वी कैन राइट A इज इक्वल टू Z प्लस N। ओके, तो अगर हमें A और Z पता है तो हम N फाइंड कर सकते हैं। N हो जाएगा A माइनस Z। अब ये जो न्यूक्लिड है उसमें आप देखेंगे पूरे पीरियोडिक टेबल में सब में Z अलग है, क्योंकि Z है वो सिग्निफिकेंस ऑफ एटम है, एलिमेंट है। अगर आपने Z को चेंज किया ना तो एटम है वही चेंज हो जाएगा, एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। ओके, तो जब हम बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की तो उसमें क्या होता है कि जो कोई एटम है वो हर एक टाइम में एटॉमिक फॉर्म में तो रहता नहीं, आपको वो या तो पॉजिटिवली चार्ज नजर आता है या वो नेगेटिवली चार्ज नजर आता है। सो इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैटायन और इट मे बी इन फॉर्म ऑफ एनायन। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो बियर करता है ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन, तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं? तो आप तो फंडामेंटल वे से जाएंगे तो आप बोलेंगे कि प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज है। तो एट फर्स्ट साइट आपको ऐसा लगेगा कि इसमें प्रोटॉन ऐड किए होंगे और इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रोटॉन के नंबर चेंज करेंगे या प्रोटॉन इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो जो एलिमेंट है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केमिकल कॉम्बिनेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शंस अलग बात है, लेकिन अगर हम रूटीन केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री पढ़े तो उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। ओके, तो जब कभी भी हम पॉजिटिवली चार्ज आयन लिखते हैं, कैटाइन लिखते हैं फ्रॉम द गिवन एटम, तो हमें ये समझ लेना है कि उसमें x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया है। ओके, सो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, और यहाँ पे हम लिखेंगे x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव nitrogen. So nitrogen can be written as say N4 plus as well as N3 minus. तो N4 प्लस का मतलब क्या है कि अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, अगर उसको नोटेशन से शो करें तो वो है 7 नाइट्रोजन 14, दैट इज Z इज इक्वल टू 7, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 7। अब एटम ऑफ एवरी एलिमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी 7 ही होना चाहिए।
तो as there are 7 protons and each has limiting charge +1 unit positive charge, so charge will be +7. तो number of electrons भी 7 हो जाएगा. Now each electron has limiting charge -1, so 7 electron will have charge -7. तो यहाँ पे sum of the charge हो रहा है 0, इसलिए वो न्यूट्रल है. ओके, तो जब हम 4+ लिखते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें से हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए. ओके, सो व्हेन वी रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन तो एज इट इज रहते हैं, सो टोटल चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज +7. लेकिन जब हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया तो 3 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहे, सो द टोटल नेगेटिव चार्ज इज -3. इफ वी सम दिस टू चार्ज तो वो हमें मिल रहा है 4+. Okay, so whatever the positive charge bear by atom during ionization is always equal to the number of electron lost by it. Okay, similarly N3-, तो इसका मतलब ये है कि जब हम 3 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड करेंगे, सो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो से और 3 हम ऐड करें तो टोटल 10 हो जाएंगे. So total charge will be -10. Sum of these two is -3. So we can say, compared to neutral atom, the negative charge an atom has is equal to the number of electrons gained by it. Okay, तो ये तो बात हो गई characteristics of any element, that is Z. Z है वो उसकी significance है. तो हम एटॉमिक मास कैसे फाइंड करें, क्योंकि एटम्स तो बहुत ही टाइनी है और सिंगल एटम को स्टडी करना इम्पॉसिबल है. तो अगर हम उनके मास फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए एक टेक्निक है जिसको बोला जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर. सो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से हमें जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो जो स्पेक्ट्रम है उसका हम एनालिसिस करेंगे, उससे हम बता सकते हैं कि जो गिवन एलिमेंट है उसका मास क्या है. ओके, तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है और मॉडर्न टेक्निक्स है उससे हमने जो कोई भी एटम्स है, देखिए उसमें हम बेसिकली 3 पार्टिकल्स लेते हैं. एक है प्रोटॉन विच इज एब्रिवेटेड बाय P+, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. ओके, तो जब इनके मास फाइंड आउट किए गए तो मास ऑफ प्रोटॉन हमें मिल रहा है इन टर्म ऑफ ग्राम 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन हम लेंगे तो मिल रहा है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, एंड दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.109 into 10⁻⁻28 gram. Okay, if you took mass of proton, neutron and electron in SI unit, then it will be in term of kg. So it will be 10⁻⁻27 for proton and neutron, and it will be 10⁻⁻31 in term of electron. Okay, तो इतना लेस मास है. तो हम क्या करेंगे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे एक एलिमेंट ले लेते हैं 1H2 जो है ड्यूटेरियम. ओके, तो उसमें हम चेक करेंगे तो प्रोटॉन है 1, उसमें न्यूट्रॉन भी है 1. ओके, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर है 2, सो A इज इक्वल टू Z प्लस N, तो N हो जाएगा A माइनस Z, दैट इज 2 - 1, दैट इज 1. अगर प्रोटॉन 1 है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 ही रहेगा. तो अगर हम ये रेफरेंस ले लेंगे masses ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन मेंशन हियर, तो वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो हम एटम का मास है वो निग्लेक्ट करेंगे, तो वैसे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बल्क ऑफ एटम्स लेंगे तो वो कुछ ना कुछ तो मास पोसेस करेंगे ना, अदरवाइज मैटर डिफाइन ही नहीं होगा. तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम कि एटॉमिक लेवल पे एक नया
यूनिट है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो एट एटॉमिक लेवल न्यू यूनिट to represent mass was introduced. It is known as atomic mass unit. In short, it is abbreviated as AMU. उसको हम बोलते हैं nowadays unified mass also. So unified mass or atomic mass unit are the new unit to represent mass of atom at atomic level. ओके क्योंकि वो तो एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो जब उनके मास रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बहुत ही कम है, तो उसको हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अल्टीमेटली मैटर को बिल्ड करता है। ओके तो एटॉमिक लेवल पे ये जो वेरी स्मॉल नंबर है उसको लार्ज नंबर से हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो आपने पढ़ा है कि पीएच में भी सोरेनसन ने ऐसा किया था कि जो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज है ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन उसको हम लार्ज नंबर से शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू, जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा ही। तो जब हम कोई भी लेवल पे कैलकुलेशन करते हैं, फिर वो एटॉमिक लेवल हो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो, तो हमें यूनिट कन्वर्जन पता होना चाहिए। ओके तो जैसे आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर is equal to 1.012 bar, which is also equal to 760 mm of Hg, which is also equal to 10 to power 5 Newton per meter square and so many conversions। तो ये जो यूनिट कन्वर्जन्स है उससे क्या करते हैं हम कि जो बेसिक यूनिट को फंडामेंटल यूनिट जिसको बोला जाता है उसमें से नंबर ऑफ अदर यूनिट्स है वो भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही एटॉमिक लेवल पे जो हमने यूनिट रिप्रेजेंट किया 1 AMU, उसको हमने आर्बिट्ररीली स्टैंडर्ड कंसीडर किया और अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन, जैसे 1 ETM है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वैसे 1 AMU को हमारा जो ऐसा यूनिट है उसके साथ मैच किया। तो ये कुछ रिलेशन मिला, 1 AMU इज 1.6605 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम। ओके तो ये ऐसे यूनिट के साथ ये रिलेशन से वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1.6605 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम्स, बिकॉज 1000 ग्राम is equal to 1 kg, or in other word 1 kg is equal to 10 to power 3 ग्राम। ओके तो ये रिलेशन को हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे। अब हम मास ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म ऑफ AMU, क्योंकि वो ग्राम में या किलोग्राम में तो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू हो जाता है। ओके तो मास ऑफ प्रोटॉन था 1.673 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, तो उसको हम डिवाइड करेंगे ये नंबर से 1.6605 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। सो on simplification it gives 1.008 AMU। okay so we converted the term of gram in term of AMU। okay जिसको हम राउंड ऑफ लिख सकते हैं एज अ 1.00 AMU। okay in the similar way when we calculate mass of neutron in term of AMU, it is 1.675 into 10 to power minus 24 divided by 1.6605 into 10 to power minus 24, which is also 1.008 AMU। so you can write the same as 1 AMU or 1 U, उसको हम 1 U भी लिख सकते हैं। okay now mass of electron, it is 9.109 into 10 to power minus 28 divided by 1.6605 into 10 to power minus 24। तो अगर हम पावर सेट करेंगे 10 का तो हो जाएगा 0.0009109 into 10 to power minus 24। okay we shifted
decimal from here to here divided by 1.6605 into 10 to power minus 24. So on simplification we will get 0.000548. ओके, तो अगर हम राउंड ऑफ लेंगे तो वो हो जाएगा 0. तो क्या बोल सकते हैं हम कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अगर हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 times of mass of electron and mass of neutron is 1838 times of mass of electron. तो हम बोल सकते हैं कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली. ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं इन केमिकल चेंज. तो जब कभी भी कोई एटम है वो आयन में कन्वर्ट होगा तो उसमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे. हम सिर्फ देखेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है. Okay, so now if we have any element, say 6C12, so Z is equal to 6 and therefore mass possessed by proton will be 6 AMU. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मास के नंबर है, मास रिप्रेजेंट जो करता है वो 1 AMU. तो जो नंबर है उसको हम मास से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. ओके, अब A है 12, that is mass of neutron will be equal to 6 AMU. ओके, क्योंकि हर एक न्यूट्रॉन का मास हमने 1 AMU कंसीडर किया है तो 6 उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है तो उनका मास 6 AMU हो जाएगा. सो कलेक्टिवली वी कैन से द मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज एक्चुअली A and therefore it is known as atomic mass number. तो ऐसा नंबर जो एटॉमिक मास को भी रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो हियर इट इज 12 AMU. लेकिन ये तो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू होगी. अगर हम उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये तो एक्सट्रीमली स्मॉल हो गया. कितना हो गया? 12 into 1.6605 into 10 to power minus 24 ग्राम. ओके, सो दिस इज द मास ऑफ अ कार्बन एटम. तो मास ऑफ कार्बन एटम तो एक्सट्रीमली स्मॉल हो गया. तो क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने मोल कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया. सो मोल कंसेप्ट में हम एक बात करेंगे वो है न्यूमरल जिसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर. वो है 60221357 then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 0. ओके, तो ये तो बहुत लार्ज नंबर हो गया. जैसे हम लिखते हैं अ डजन तो वो 12 पीसीज है. तो वैसे ही अब हम एक नया मास यूनिट ले रहे हैं फॉर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल. सो इट इज impossible to study a single atom. So study of single atom is almost impossible and therefore we will take bulk of matter. So bulk of matter is expressed in term of mole. So what is mean by mole? So when we take Avogadro number of any species, it is called a mole. Okay, इसका मतलब यह है कि अगर मैं लिखूं कि ये एवोगैड्रो नंबर है उसको पहले तो हम साइंटिफिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा 16 फिर 17 18 19 20 21 22 23. तो वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 to power 23. इसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन. सो इन द साइंटिफिक नोटेशन एनी वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 1.000 to 9.999 using proper exponent of 10 whether it is positive or negative. तो अभी हमने क्या किया कि यहाँ पे 10 का पॉजिटिव पावर लेके
ये एवोगेड्रो नंबर है उसको शो किया। ओके, सो इफ वी हैव एवोगेड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन देन इट इज इक्वल टू 6.022 into 10 to power 23. If we have Avogadro number of cars then it will be equal to 6.022 into 10 to power 23. So whatever the type of material you will take, Avogadro number of pencil, Avogadro number of laptop, whatever, they will be equal to 6.022 into 10 to power 23. ओके, तो अब हम बोल सकते हैं कि जो प्रोटॉन है या हम कार्बन को ले लेंगे 6C12 जिसका मास हमने क्या लिया था 12 AMU. Okay, so 12 AMU is a mass of single carbon atom. तो फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम क्या होगा? सो व्हाट विल बी मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम? ओके, तो 1 मोल कितना होगा फ्रेंड्स? 1 मोल होगा 6.022 इंटू 10 to power 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ओके, तो चलिए हम सिंपलर फॉर्म में जाते हैं. पहले तो हम मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड करते हैं इन टर्म ऑफ मोल. ओके, सो अगर हमारे पास है एवोगेड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उनका मास क्या होगा? सो वन प्रोटॉन अगर हम लेंगे तो उसका मास है 1.673 इंटू 10 to power -24 ग्राम. ओके, अब हमारे पास है एवोगेड्रो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज इक्वल टू 1 मोल प्रोटॉन. ओके, तो 1 मोल ऑफ प्रोटॉन है उनका मास क्या होगा? तो हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1.673 इंटू 10 to power -24 इंटू 6.022 इंटू 10 to power 23. जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा नियर बाय 996 इंटू वो हो जाएगा 9.996 इंटू 10 to power -1. तो ये जो 9.996 है हम उसको राउंड ऑफ 10 ले सकते हैं. सो 10 to power 1 इंटू 10 to power -1 तो हो जाएगा 1. सो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ दिस सिंप्लीफिकेशन? इट विल बी ग्राम. ओके, तो अगर हमारे पास 12 कार्बन एटम्स है, सो 12 कार्बन 12 है, तो कार्बन 12 है जिसका मास है मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू 1.67 इंटू 10 to power -24. क्योंकि अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ले लेंगे राउंड ऑफ तो वो 1.673 जैसा हो जाएगा. सो 1.673 इंटू 10 to power -24 इंटू 12. ओके, तो मोल ऑफ कार्बन का मास क्या होगा? ओके, तो जब हम देखेंगे 12 इंटू 1.673 इंटू 10 to power -24 इंटू 6.022 इंटू 10 to power 23. तो हमने ये सिंप्लीफाई किया अभी, वो आ रहा था क्या 9.996 इंटू 10 to power -1 जो है एक्चुअली 1. ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1/12 मास ऑफ कार्बन ले लेंगे 1/12 mass of carbon then it is equal to 1 gram if we take quantity in term of mole और वो हो जाएगा 1 AMU if we take an atom. तो ये बहुत ही सिंपल है कि अगर हम कार्बन 12 ले रहे हैं इन टर्म ऑफ एटम एटॉमिक लेवल पे ले रहे हैं
तो एटॉमिक लेवल पे ये जो वैल्यू है वो मिलता है हमें 12 AMU। और अगर हम बल्क ऑफ मैटर के फॉर्म में ले रहे हैं, दैट इज मिनिमम नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23 बल्क ऑफ मैटर के लिए टू स्टडी कंपाउंड, तो वो हमें मिलता है 12 ग्राम्स। ओके, सो ये रिलेशन आपको पता चल गया। ये सिर्फ एक एटम के लिए और अ सिंगल एटम है। तो सिंगल एटम के लिए एटॉमिक लेवल पे वो हो जाता है 12 AMU, लेकिन मोल एटम्स के लिए वो हो जाता है 12 ग्राम्स। ओके, तो ये मैजिक नंबर है, आपको याद रखना है कि जब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो बल्क ऑफ मैटर लेते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास, that is mass of 1 mole of atom. 1 mole of atom is known as gram atomic mass. Okay, so gram atomic mass के लिए हमने आर्बिटरली स्टैंडर्ड कंसीडर किया कार्बन को। सो 1/12 मास ऑफ कार्बन is considered as 1 EU, as well as it is considered as 1 gram. Okay, and with respect to 1/12 mass of carbon 12, masses of different elements were calculated and they are mentioned in the model periodic table. तो जब हम एटॉमिक मासेस ले रहे हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि हमने फ्रैक्शन वैल्यूज भी देखते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो हम लिखते हैं 17 क्लोरीन 35.5, मतलब उसका जो एटॉमिक मास यूनिट है वो है 35.5, दैट इज 30.5 ग्राम और 30.5 U। तो ऐसे केस में अगर हम इसको कंपेयर करें EZA सिंबल से, तो हम बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो तो A माइनस Z है। सो 35.5 माइनस 17 18.5, तो क्या कभी न्यूट्रॉन्स फ्रैक्शन में हो सकते हैं? ये तो कोई फ्रूट है जो हम हाफ कट करके दे सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है? तो ये जो आपको नंबर दिए जाते हैं फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेंशन्ड इन द पीरियोडिक टेबल, वो एक्चुअली उनके एवरेज एटॉमिक मास है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन ये है कि क्लोरीन है, उसके दो डिफरेंट एटम्स हैं, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। ऐसे स्पीसीज को हम बोलेंगे आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स जो है वो पीरियोडिक टेबल में एक ही पोजीशन ऑक्यूपाइड करते हैं, इसीलिए उनको आइसोटॉप्स बोला जाता है। अब उनमें से किसको हम पोजीशन में इंक्लूड करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल, वो डिपेंड करता है उनका नेचुरल अबंडेंस। ओके, तो जब हम देखते हैं क्लोरीन 35, तो वो हमें मिल रहा है 75%, और क्लोरीन 37 वो हमें मिल रहा है 25%। मतलब नेचर में जो क्लोरीन गैस है उसको जब हम आइसोलेट करेंगे तो हमें क्लोरीन एटम्स मिलेंगे। ओके, तो ये जो क्लोरीन एटम्स हमें मिल रहे हैं, से वी विल टेक 50 नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, देन वी विल गेट 100 क्लोरीन रेडिकल और एटम्स। ओके, तो ये जो 100 क्लोरीन मिल रहा है उसमें से 75 नंबर के जो क्लोरीन एटम्स है उनका मास होगा 35 और जो रेस्ट है उनका मास होगा 25। अंडरस्टूड? तो चलिए हम एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। सो एवरेज इज इक्वल टू A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, जो आपने पहले स्टडी किया है। ओके, तो जो A1 है वो उनका एटॉमिक मास है एक टाइप के, तो हम क्लोरीन 35 को ले लें। सो इट इज 35। व्हाट परसेंटेज इट हैज? इट इज 75। अनदर आर क्लोरीन 37 और उनके परसेंटेज है 25। सेम इज डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, दैट इज 100।
तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 3550 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 35.5 AMU। ओके, तो हम इसीलिए ऐसे नंबर्स ले सकते हैं। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं फॉर बोरॉन। सो बोरॉन हैज टू आइसोटॉप्स, मेनली इट इज बोरॉन 11 एंड बोरॉन 10। ओके, अब ये जो बोरॉन 11 है और बोरॉन 10 है, उससे जो बोरॉन हमें मिल रहा है जिसका एवरेज एटॉमिक मास है 10.81, तो हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज बोरॉन 11 क्या होगा, मतलब नेचुरल एबंडेंस उसका क्या होगा, और परसेंटेज बोरॉन 10 क्या होगा। ओके, तो देखिए सम ऑफ द परसेंटेज 100 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम x% ले रहे हैं बोरॉन 11 का, तो बोरॉन 10 के लिए हम लिख सकते हैं 100 माइनस x। ओके, अब ये जो एवरेज वाला जो फॉर्मूला था, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू A1N1 प्लस A2N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। हमें पूछा गया है इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो जो N1 और N2 है दैट इज x एंड y है, वो इक्वल होता है 100। ओके, सो हियर डिनोमिनेटर इज 100। हमने x अज्यूम किया है फॉर बोरॉन 11 जिसका एटॉमिक मास है 11, सो 11x, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ N2 100 माइनस x। ओके, सो 10 इंटू 100 माइनस x। ओके, एवरेज मास हमें मेंशन है 10.81, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11x प्लस 1000 माइनस 10x इज इक्वल टू 1081। ओके, सो वी कैन से 11x माइनस 10x इज x and 1081 minus 1000 is equal to 81। ओके, सो जो परसेंटेज बोरॉन 11 है वो है 81, एंड सो परसेंटेज बोरॉन 10 is 19। ओके, now we will discuss methods of determination of atomic mass। okay, so let us discuss methods to determine atomic mass। The first technique is DeLong and Petit's method। This method is applicable to all solids, solid elements, whatever the solid elements taken, excluding beryllium, boron, carbon and silicon। We can take any of the solid excluding this। So what is the formula? The formula is atomic mass is equal to 6.4 divided by specific heat। Now we will take unit of specific heat in term of calorie। So this is formula from which we are able to find out what is the atomic mass। Okay, now let us move to next method। Next method, method number 2 is vapor density method। Okay, in vapor density method we will take chloride of given elements। okay, so chloride salts are taken, chloride salt of element is taken, and we can find out what will be the
इक्विवेलेंट मास एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास। ओके, तो एटॉमिक मास हम फाइंड करेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। इक्विवेलेंट मास को हम E से रिप्रेजेंट करें, वैलेंसी को N से रिप्रेजेंट करें, एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करें। तो पहले तो हम एटॉमिक मास ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटेलिक एटम है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ क्लोराइड सॉल्ट, मास ऑफ क्लोराइड सॉल्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन और इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड is equal to 2 into vapor density of chloride salt divided by equivalent mass of metal, जिसको हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें हम वेपर डेंसिटी है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और ये वैल्यूज के अंदर ये वैल्यू है उसको ये इक्वेशन के अंदर हम पुट करके फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोराइड 35.5 है जो हम आगे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज सेकेंड मेथड। नेक्स्ट मेथड इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट, जो अभी हमने बात किया, और वो एटोमिसिटी के बेस्ड है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। सो वी विल एक्सक्लूड दैट मेथड क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा अभी आपको समझने के लिए। तो मैं नेक्स्ट मेथड ले रहा हूँ, मेथड नंबर 3 इज आइसोमॉर्फिज्म मेथड। आइसोमॉर्फिज्म, ओके, अब जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो एक ही फॉर्म के क्रिस्टल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ZnSO4.7H2O, तो उसके जैसा ही आइडेंटिकल ही स्ट्रक्चर है MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2। ओके, अब मान लीजिए कि हमें कोई एलिमेंट गिवन है जो उनके जैसा ही स्ट्रक्चर शो करता है। मेटल का नाम हमें पता नहीं है तो मैं अभी लिख रहा हूं M। सो MsO4.7H2। सो वी कैन से द गिवन मेटल इज आइसोमॉर्फस विद these 3 crystal. Okay, so when 2 or more substance crystallize in identical pattern, they are called isomorphous of each other. Okay, and this characteristic is known as isomorphism. तो जब हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गिवन सॉल्ट है वो फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ M प्लस masses of these remaining part. So सल्फेट है उसका मास अभी मुझे बताए तो आई एम राइटिंग 96, और ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इन द सिमिलर वे हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ZnSO4.7H2O फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ Zn प्लस 96 प्लस 7 इंटू 18। ओके, तो फर्क कहाँ पे रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ये दोनों में। तो जब कभी भी हमें लॉ ऑफ कंबाइनिंग मास बेस डिफरेंट
परसेंटेज मेंशन करेंगे या मास मेंशन करेंगे तो हम बता सकते हैं कि जो गिवन एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या हो सकता है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास यू ऑलरेडी नो और उसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया था. तो मॉलिक्यूलर मास है वो यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कॉमन. अभी हमने C12 को कंसीडर किया है तो हम बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1/12 mass of carbon. Okay, so mass of 1C12, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा बट ऑब्वियस जो हमें पता है. ओके, सो वी कैन से द एक्चुअल मास ऑफ one molecule will be molecular mass into 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम. अगर आपको ये डिफिकल्ट लगे तो मैं आपको एक और टेक्निक समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल वी हैव 1 मोल कार्बन 12. इसका मतलब क्या हुआ कि 6.022 into 10 to power 23 number of carbon atoms together weights how many gram? 12 gram. And so what will be the weight of one carbon atom? Okay, तो वो हो जाएगा 12 divided by 6.022 into 10 to power 23. तो जब हम लेते हैं इसको कुछ ऐसे 12 into 1 divided by 6.022 into 10 to power 23, तो ये जो नंबर है जब उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम. अंडरस्टूड. तो वैसे ही अगर हमें मॉलिक्यूल्स पूछा जाए तो क्या होगा? सो वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल will be molecular mass, that is that divided by Avogadro number. से n. तो कैसे एग्जाम्पल हो सकते हैं? तो कुछ इस फॉर्म में हो सकता है कि आपको पूछा जाए, आपको मेंशन है फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और उससे आपको फाइंड करना है. से आई हैव 3.011 into 10 to power 23 number of molecules has weight 1.5 gram. Okay, and we are asked what will be molecular mass of given molecule. वो मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं. अभी हम कोई प्रॉपर नंबर नहीं ले रहे हैं तो मैंने मॉलिक्यूल ही रखा है. क्वेश्चन ग्लूकोज के फॉर्मेट में हो सकता है, अननोन सब्सटेंस, प्रोटीन वगैरह वगैरह, एमिनो एसिड, कुछ भी आपको दे सकते हैं. तो अभी मैंने मॉलिक्यूल लिखा है. ओके, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनका मास है 1.5. तो हमें पता है कि अगर हम एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे दैट इज 6.022 into 10 to power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो उनका जो भी मास हमें मिलेगा, वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा. ओके, सो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर
into mass given divided by number of molecules given। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। ओके, तो चलिए हम फाइंड कर देते हैं यहाँ पे। तो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, मास गिवन है 1.5, ये है 3.011 इंटू 10⁻20। ओके, तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सो 10⁻3 विल रिमेन। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3 ग्राम पर मोल। ओके, यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राम पर मोल। ओके, सो ग्राम पर मोल मास आ रहा है 3 इंटू 10⁻3 दैट इज 3000 ग्राम। ओके, सो आपको पता चल गया कि मॉलिक्यूलर मास हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉमन फॉर्मूला है। अब जब हमें गैसेस देंगे तो उनके लिए हम मोल कंसेप्ट में हेल्प ले रहे PV इज इक्वल टू nRT का। ओके, सो वी हैव इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। इफ 1 मोल ऑफ गैस इज गिवन, if 1 mole of gas is given, then we can write the same equation as PV is equal to RT। Okay, now we will make V as a subject, so it will be RT by P। Now if we take condition of temperature and pressure equal to STP, तो अगर हम STP ले रहे हैं दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर होता है 273, हम राउंड ऑफ वैल्यू ले रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू है 273.15, और हम प्रेशर ले रहे हैं वो है 1 एटमॉस्फेयर। ओके, वैल्यू ऑफ R इज 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। एक्सैक्ट वैल्यू आप 0.0821 भी ले सकते हो। तो जब हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.082 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 22.38, राउंड ऑफ हम ले लेंगे 22.4 लीटर। ओके, सो this value 22.4 liter is also expressed as Vm, जिसको बोला जाता है मोलर वॉल्यूम। ओके, तो मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होगी? द वॉल्यूम कंटेन्ड बाय वन मोल ऑफ एनी गैस in the given set of condition, in the given set of condition is called molar volume। ओके, तो ये जो मोलर वॉल्यूम है, अगर हम कंडीशन ले लेंगे STP तो उसका वैल्यू फिक्स है, वो हमें मिलेगा 22.4 लीटर। नाउ इंस्टेड ऑफ STP, सपोज वी टेक टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज 298 केल्विन, प्रेशर इज टेकन 1 एटमॉस्फेयर। तो अगर हम 1 मोल ऑफ कोई भी गैस ले लेंगे तो हमें ये जो मोलर वैल्यूम मिल रहा है वो मिलेगा 24.5 लीटर। ओके, तो मोलर वॉल्यूम का वैल्यू है वो डिपेंड करता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर गिवन टू अस, लेकिन न्यूमेरिकल में हम यूजुअली क्या यूज करेंगे? 22.4 लीटर। ओके, सो इट इज द वॉल्यूम कंटेन्ड बाय 1 मोल ऑफ गैस। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं गिवन क्वांटिटी n इज इक्वल टू 1,
और कंडीशन ले लेते हैं एसटीपी, तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम, दैट इज 22.4 लीटर। ओके, तो जब हम गैस का क्वांटिटी मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ ग्राम, वो हमें मिलेगा इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ओके, और अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें डिटरमाइन करेंगे तो वो आपको मिलेगा इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, और ये जो क्वांटिटी है उसको क्या बोलते हैं, हमने एसटीपी लिया है, सॉरी, इफ वी राइट हियर एसटीपी, if we write here STP, then these all relation are with respect to 1 mole. ओके, तो हमने ये 1 मोल के रिस्पेक्ट में बात किया। अगर आपको कोई x मोल देते हैं तो आपको क्या करना है, इसके मल्टीपल में जाना है। ओके, यू विल गो इन मल्टीपल ऑफ n। ओके, जैसे आपको पूछ ले कि 2 मोल्स के लिए क्या वॉल्यूम होगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 22.4। अगर आपको 0.3 मोल के लिए पूछे तो हो जाएगा 0.3 इंटू 22.4। ओके, सो दीज आर द इंटर रिलेशन। तो यहां से क्या होगा कि आप फाइंड कर सकते हो वॉल्यूम या वेट ऑफ अ सिंगल एटम। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैसियस मॉलिक्यूल क्या होगा, अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको मिल जाएगा। तो देखो, एवोगैड्रो नंबर के अगर हम एटम्स लेंगे तो उनका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4। तो एक के लिए क्या होगा, ओके, सो वी कैन से इट इज इक्वल टू 22.4 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इन जनरल हम लिख सकते हैं मोलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इज अ वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। ओके, तो ये जो इंटर रिलेशन है उससे काफी कुछ आप आइडियाज ले सकते हो। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस डिफरेंट मेथड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।